जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान, ये वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक करता है, ढोंग करता है, ड्रामा करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काने आया है। आज उसी आग की लपटों में यह देश जल रहा है। आज के शो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम सबूत भी दिखाएंगे। वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने उसको आईना दिखा दिया है। नापाक ये वो मंच है जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में हम कभी नरम नहीं पड़ते। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार, क्योंकि आज फिर हम खोलेंगे नापाक पाकिस्तान के सच की किताब, उसे काटेंगे और उड़ाएंगे उसकी धज्जियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं नापाक की सच्चाई से। आतंकियों का गढ़ पाकिस्तान। दिल्ली में धमाके की साजिश के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। आतंकी डॉक्टर्स की ब्रिगेड ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के इशारे पर इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इस खुलासे के बाद वहां हड़कंप मच गया है। उन्हें लगा था हमें पता नहीं चलेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े और सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कर भी सकता है। और इस धमाके ने पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन की पोल फिर से खोल के रख दी है दुनिया के सामने। और अब वहां की मुल्ला मुनीर एंड कंपनी को डर सता रहा है कि अगला वार भारत की तरफ से कब और कैसे होगा। पाकिस्तान में इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले के पास हुए खतरनाक कार बम धमाके ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। ये धमाका राजधानी की दिल की धड़कन लाल किले के ठीक सामने हुआ है। इस धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। 10 लोगों की जान लेने वाले इस धमाके को जेईएम ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन मजबूत हो चुके हैं और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस ब्लास्ट ने एक बार फिर इस्लामाबाद को आतंक का गढ़ साबित कर दिया है। ये थ्रेट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक अनसिक्योर मुल्क है और हमें यहाँ से अपनी जान बचा के जाना चाहिए। और ये जो ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद वाला, उससे चंद किलोमीटर दूर श्रीलंकन प्लेयर स्टे कर रहे थे, बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर। पिंडी के अंदर उनका मैच भी था। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है। मैं समझता हूँ इसमें दुश्मन हमारे जो मुल्क हैं उनकी भी साजिश हो सकती है, और बिल्कुल ये होगी। हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो बिल्कुल इस पर तहकीक कर रहे हैं और लिंक मिलते जुलते उनसे भी मिल रहे हैं। और वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हो जाना, ये भी कोई मामूली बात नहीं, जहाँ में कैडेट्स हमारे फ्यूचर के जो हमारे रखवाले हैं वो वहाँ पर बनते हैं। वहाँ पर भी उनको सबोताज किया हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने क्विक रिस्पॉन्स देके। वैसे आप क्या समझते हैं, दिल्ली और इस्लामाबाद के जो 2 ब्लास्ट हुए और दोनों कार ब्लास्ट हैं, देखें बिल्कुल मैच करते हैं ना, 24 घंटे के अंदर भी हुए और कार ब्लास्ट भी हुए, क्या समझते? और दोनों सुसाइडल बम ब्लास्ट है। वहाँ पे भी एक जो बंदा था उसका नाम भी आ रहा है कि वो सुसाइडल था, लेकिन यहाँ पे जो वो भी सुसाइडल बम ब्लास्ट था। क्या समझते हैं इसका क्या लिंक है, और क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर होंगे या इसी तरह प्रॉक्सी वार चलती रहेगी? मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हों। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि जो हमारे आपस में नेशन का जो बॉन्ड है, जो लोगों का आपस में बॉन्ड है, वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ के लोग यहाँ
पर आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जा सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में सही हों। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। जांच एजेंसियों ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि जैश-ए-मोहम्मद स्थानीय युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं और कैपिटल भी इस वक्त महफूज नहीं है। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इरफान सिद्दीक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उम्मीदवार बराए नायब सदर कराची बार। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हालिया जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हवाले से बरोज़ 11 नवंबर, मैं समझता हूँ इस तरह के वाक़यात महज दहशतगर्दी के हवाले से जो एक नई लहर चली है हमारे ख़ित्ते में, बिलखुसूस हमारे मुल्क में, और जहाँ तक इन कार्रवाइयों के पीछे जो मज़मूम हाथ हैं और जिन मज़मूम अज़ाइम हैं, जो भी दहशतगर्दी के जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, और यहाँ तक कि हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस तरह का वाक़या पेश आना एक सवाल निशान है। मैं इस बहसीत वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर जो एक बदनज़मी है उसको परवान चढ़ाएंगे, और दूसरा इस तरह के वाक़यात हुकूमती इदारों पर और उनके जो कार्य सरकार हैं उन पर एक सवाल निशान है। बहसीत वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात खुली कचहरी में जब एक कोर्ट प्रेमिसेस में वकील और जजेस वहाँ मौजूद हों, सबसे पहली बात कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की परफॉर्मेंस पे, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो वहाँ मौजूदगी है उस पर सवाल निशान है। दूसरा, जहाँ तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने का निशाना बनाने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती जो कि हमारे मुल्क में जिसकी जद्दोजहद जारी है उसको कमज़ोर करने और सबोताज करने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तमाम कार्रवाइयों को इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ जो बरूकार लाई जा रही हैं, हम वकला इनसे बिल्कुल भी मुतासर नहीं होंगे और हम अपने इरादों में बिल्कुल इकट्ठे हैं और तमाम वकला कमेटियाँ इस पर भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रही हैं। क्या समझते ये जिन्होंने जिस तंजीम ने ये कबूल किया, इसकी जिम्मेदारी ये जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है, वो ये बात कहते हैं कि भाई हम लोग पाकिस्तान के अंदर शरी निज़ाम लाना चाहते हैं, और शरी निज़ाम क्या इस तरह इस्लाम लेके आएंगे कि इनोसेंट लोगों को मारेंगे, ज़बरदस्ती का लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और इनोसेंट लोगों की जान ले रहे हैं। इस तरह क्या समझते हैं आप, इस तरह होगा शरी निज़ाम? देखिए, सबसे पहले इस्लाम जो मार्ज़ वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम का जो कयास है, इस्लाम की जो बुनियाद है वो इस्लाम पे है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब है और इस्लाम का जो सबसे पहला जो पैगाम है, मैसेज है, वो अमन आश्ती का है। तो लिहाजा ये कहना कि इस्लाम या शरीयत नाफिज करके इस तरह के वाक़यात से इसको तरवीज दी जाएगी या प्रमोट किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस तरह गलत है। पाकिस्तान में जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ मुल्क में एक डेमोक्रेसी मौजूद है, तो ये कहना कि यहाँ पर शरई निज़ाम राइज होगा बिल्कुल अहमकाना बात है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पे कायम है और कायम रहेगा। और दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि जो तमाम दहशतगर्दी के जो एलिमेंट हैं, अनासर हैं, वो तमाम बरूकार लाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में, और दहशतगर्दी को जो फ़रोग़ दिया जा रहा है हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। वैसे ये टेररिज्म के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है? ये पिछले 2025 का अगर आप फिगर अगर उठाएं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए, 350 से ज़्यादा, और इसके अंदर हज़ारों लोग की जान हो गई है, हज़ारों लोगों की जाने गई है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के ये हालात हैं, 350 से ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात हो जाना, कैपिटल में इस तरह के ब्लास्ट होना, हज़ारों लोगों की जान चले जाना, तो ये टेररिज्म के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है और ये टेररिज्म डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है? देखिए, जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़या है, आपको पता होना चाहिए कि इस खित्ते की एक तारीख है, एक मखसूस हिस्ट्री है। अफगान वॉर सिंस 91 टू ऑनवर्ड, उसके बाद सोवियत इन्वेजन, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो इस खित्ते की डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। पाकिस्तान का वजूद, हमारे पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ जो अमन अमान की जो फ्रेजाइल कंडीशन है, उन तमाम फैक्टर्स को आप अगर मद्देनज़र रखें तो बिलखुसूस जो आजकल के मामलात पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे हैं, हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर अभी शुरू हुई है। तो सुना आपने, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे फल फूल रहे हैं। जैसे ही राजधानी में यह धमाका हुआ, पाकिस्तान में बैठकों का दौर तेज हो गया। देश की सेना अलर्ट पर है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है।
उसे इस बात का डर सताने लगा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को दोबारा ना अंजाम दे। दोनों तरफ से धमकियों के मामला थे, लेकिन अब तो जो सा प्रैक्टिकली जंग नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी प्रॉपर ऐलान कर दिया, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं वो अपनी, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी भरपूर जो है ना जवाब के मूड में हैं। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान ने जो कराची के करीब प्रॉपर एक मिलिट्री ड्रिल उन्होंने स्टार्ट की है, और पाकिस्तान को उन्होंने ऑफिशियली जो है ना एक प्रॉपर एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिस नोटिस में उन्होंने कहा है कि जी हमारी इधर मिलिट्री ड्रिल चल रही है और हम जो है ना अब आप इस तरफ ना आए। और देखें ये नोटिस जारी होना ना ये कोई आसान बात नहीं होती, ये बड़े अहम मौके पर बड़े अहम टाइम के ऊपर ये नोटिस जारी होते हैं, जब जंग के माहौल प्रॉपर बन गए हो, नजर आ रहा हो कि जंग होने वाली है, ये उस टाइम नोटिस जारी किया जाता है। और इंडिया के आपने राजनाथ सिंह का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रॉपर ऐलान भी इस चीज को लेके किया था कि अब हम जो जंग करेंगे वो कराची वाली साइड से आएंगे, मतलब नेवी वाली साइड से आएंगे, प्रॉपर कराची वाली साइड से हम लोग जंग लड़ेंगे। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान, जी हाँ, उनका जो बैरीबेड़ा है वो अपने आप में जो है ना एक शहर है पूरा, वो इतना बड़ा बैरीबेड़ा है इंडिया ने जो बनाया है, उस पे एयर स्पेस भी होती है, मतलब उससे उनके जंगी जहाज भी उड़ सकते हैं, उसमें टैंक भी होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी से भरा होता है वो समझ ले अपने आप में जो बैरीबेड़ा होता है ना वो एक शहर होता है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान की रात की नींदें उड़ा रहा है ये। देखें जो साहब, हम जंगों वाले लोग नहीं हैं, और देखें एक तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस चीज को भी देखना है आपने। देखें एक साइड की जंग तो पाकिस्तान, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, आप पाकिस्तान को ना लें, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसको एक साइड से जंग आ रही है ना तो वो प्रॉपर वो जंग लड़ेगा, प्रॉपर फाइट करेगा। लेकिन अगर आपकी दूसरी साइड से भी जंग आ जाए तो मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। क्या इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है, अफगानिस्तान बकायदा मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली इंडिया का साथ देगा? अफगानिस्तान जो है ना प्रॉपर हमारा दुश्मन बन चुका हुआ, वो इंडिया का साथ क्यों नहीं देगा? आपने क्या बात कर दी है। उनके देखें वजीर खारजा भी हिंदुस्तान में थे, बहुत बड़े लेवल की डील्स हुई हैं, और अफगानी जो है ना वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते या पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहते। और रिसेंटली अभी आप देख लो पाकिस्तान के मुआहदे हुए कतर में, अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर मुआहदे हुए, जंग बंदी हुई है, लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसा दिन दिखाएं जो अमन का दिन गुजरा हो। रोजाना फायरिंग होती है, रोजाना बंदे मरते हैं, रोजाना फोर्सेस के लोग मरते हैं। अभी रिसेंटली आप आज की बात करें, अभी आपने बताया कि 5 जवान शहीद हुए पाकिस्तान के, आप कल परसों चले जाए 2-3 जब भी शहीद हुए, उससे पीछे चले जाए शहीद हुए, तो ये रोजाना मामला हो रहे हैं शहादत के, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। और अफगानिस्तान की फोर्सेज है या उनके तालिबान है या उनके दहशतगर्द है, कोई तो ये काम कर रहा है ना। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने क्या डील की है अफगानिस्तान के साथ, मुझे आप भी बता दो ना क्या डील हुई है, या फिर क्या वजह, अफगानिस्तान बात क्यों नहीं मान रहा, या तालिबान क्यों नहीं पाकिस्तान के पास? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे भी सपोर्ट है इंडिया की या दूसरे कंट्रीज की, इस वजह से नहीं मान रहे? कोई तो उसके पीछे पावर है, मैं खुल के नाम क्यों किसी का लूं, मुझे तो नहीं पता उसके पीछे कौन है। लेकिन रिसेंटली जो नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान का टीवी कहता है, पाकिस्तान का टीवी गला चला चला के फाड़ रहा है अपना कि इंडिया प्रॉपर हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की, प्रॉपर उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, प्रॉपर उन्हें असला दे रहा है, प्रॉपर जो है ना अफगानिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया। ये पाकिस्तान के ये भी है कि अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया, ये हम बड़ी देर से अभी आपने अफगानिस्तान का सुना है आपने कि अफगानिस्तान से जो पानी पाकिस्तान आ रहा है, दरिया का जो पानी आ रहा है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी पॉलिसी अपने लोगों को बता दी है कि हम भी इसके ऊपर डैम बनाना चाह रहे हैं और डैम बनाएंगे और इंडिया की मदद से बनाएंगे। प्रॉपर उनकी पॉलिसी ये है। इधर से हिंदुस्तान कह रहा है कि हम डैम बना देंगे, रावी भी तो बना चुके हुए हैं, दूसरे जो है पानी के सिलसिले हैं, इंडिया कहता है कि हम इधर डैम बना देंगे। अगर दोनों तरफ डैम बन गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं होगा हमारे पास, हमें जो बोतल खरीदते हैं बोतल के रेट भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो सब आपको पता है मुनाफाखोर कौम है। रमजान आता है तो केले के फलों के रेट आसमानों पे चले जाते हैं, सर्दी आती है तो गारमेंट्स के रेट आसमानों पे चले जाते हैं, ड्राई फ्रूट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का रेट आसमानों पे चला जाता है। तो पाकिस्तान में मुनाफाखोर लोग हैं और रमजान आता है कभी चीनी महंगी, कभी फल महंगे, कभी समोसे महंगे, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज महंगी। और पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कोई भी इवेंट हो, चाहे क्रिश्चियंस का इवेंट हो, जो इनका होता है ना ये 25 दिसंबर क्रिसमस जो होता है, तो उसके ऊपर वो पूरे मुल्क में, इवन के पूरी दुनिया में जो है ना डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं
कहीं पे 50%, कहीं पे 30%। लेकिन हम लोग जो है ना हर चीज में मुनाफा उठाने की कोशिश करते आबिद हैं। भाई, आपने डैम्स की बात की कि इंडिया ने भी डैम बना लिया, अफगानिस्तान ने भी बना लिया। मुझे बताएं, हम जंग दोनों से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों डैम बना रहे हैं, हम डैम्स के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? मतलब जंग अपनी जगह, अगर कोई जंग लड़ना चाहता है जंग लड़ ले, पाकिस्तान से मुकाबला होगा, जो भी चीजें हैं वो तो देखी जाएगी। लेकिन टेक्निकली और टेक्नोलॉजी वाइज और अपना ओवरऑल अगर सिस्टम को भी तो साथ साथ महफूज करे ना। जब मुल्क हमेशा तरक्की कब करते हैं? कब? जब वो मुल्क के लोगों में एका हो, यूनिटी हो, मुल्क के लोग एक हों, तो जब वो मुल्क तरक्की करते हैं। हिंदुस्तान ने इतने ज्यादा डैम बनाए अपने मुल्क में, आज वो अपने मुल्क में बिजली इतनी सस्ती दे रहे हैं कि आम आदमी को सुकून है, उसकी जिंदगी में सुकून है। रात को एसी में सोते हैं वो लोग। हम लोग एसी चलाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये बटन एसी का चलेगा, उधर से नोटों का बटन चल जाएगा और इतना बड़ा बिल आएगा, हम परेशान हो जाएंगे। आपने डैम का सवाल किया है, आपको पता है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान में बहुत बड़ा डैम बना सकता है और उससे पाकिस्तान की बिजली के बहुत बड़े मामला हल हो सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग ही नहीं चाहते हैं, आप समझे इस चीज को। सियासी पार्टीज नहीं चाहती, जैसे कालाबाग डैम है, आपस में सियासी पार्टी, सिंध वाले कहते हैं, पीपल पार्टी कहती है हम नहीं बनने देंगे, केपीके वाले कहते हैं हम भी नहीं बनने देंगे, पंजाब वाले कहते हैं हमने बनाना ही बनाना है। वो एक दूसरे के साथ हम लड़ रहे हैं, डैम वहीं पे रुका है। और वो लोग कहते हैं जी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कभी भी डैम नहीं बनाने देंगे, अपने पानी के ऊपर डैम नहीं बनाने देंगे। देखिए, प्रॉपर्टी वो पाकिस्तान की है, मुल्क की प्रॉपर्टी है। जब आप ये सोचने लग जाएंगे ना कि हमारे मुल्क का फायदा होगा। देखिए, हिंदुस्तान ने तरक्की, जो सर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, उसके बाद आपके टॉपिक के ऊपर आऊंगा। हिंदुस्तान ने तरक्की कैसे कर ली? देखिए, हम दोनों ने तो आजादी का सफर इकट्ठे स्टार्ट किया था। इंडिया दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठ गया इस टाइम, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन बोस हुई है, जमीन पे आई हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो इंडिया तरक्की कैसे कर गया? सबसे बड़ी बात, वो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। आप समझे इस बात को, मजहब को नहीं वो लाते, वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हम अपने हिंदुस्तान को अपने माँ बाप से भी ज्यादा तरजीह देते हैं, और हम कहते हैं कि बस मजहब पहले है, हम मुसलमान पहले हैं। तो बात को समझे, जब आप अपने मुल्क को अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और अपने आप से ज्यादा तरजीह देंगे ना अपने मुल्क को, तो मुल्क तरक्की करते हैं। आज इंडिया, देखे इंडिया की आपको मैंने स्टोरी सुनाई हुई है कि उन्होंने मेड इन इंडिया के ऊपर वर्क किया, अपनी प्रोडक्ट बनाई, इंडिया के मोबाइल बने, इंडिया के ट्रक बने, इंडिया की टाटा कंपनी, पता नहीं कौन कौन सी चीज, एवरीथिंग, मोबाइल वो बना रहा है, मर्सिडीज वो बना रहा है। यानी कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया नहीं बना रहा? तो जब उसने मेड इन इंडिया के ऊपर काम किया, तो आज वो इंडिया जो है ना, अपना मेड इन इंडिया बना के दिखाया पूरी दुनिया को उसने। और आज भी हम चाइना के ऊपर पल रहे हैं, चाइना के मामला है या दूसरी दुनिया की चीजें हम लोग बेच रहे हैं लाके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे या अपने मुबे वतन नहीं होंगे, हम आगे नहीं निकलेंगे। तो इंडिया के लोग सबसे पहले तरजीह देते हैं अपने मुल्क को। पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि भारत विकास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री लगा रहा है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों ने फिर से नए नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में जैश के आतंकी अड्डे फिर एक्टिव, 313 नए मरकज बनाने की योजना, 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने का लक्ष्य, नेतृत्व में मसूद अजहर और उसका भाई तलहा अल सैफ, ऑनलाइन धन इकट्ठा करने की योजना, ईजी पैसा और सादा पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इनमें कुल 4 ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जबकि 5 ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हुई थी एयर स्ट्राइक। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश, मरकज तैयबा, मुरीद के, लश्कर, सरजल, तेहरा कलां, जेईएम, महमूना जोया, सियालकोट, एचएम, मरकज अहले हदीस, बरनाला, लश्कर, मरकज अब्बास, कोटली, जैश, मस्कर राहील शाहिद, कोटली, एचएम, शावई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर, साहिदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जेईएम। पाकिस्तान में आतंक का साया गहराने लगा है। राजधानी इस्लामाबाद में सन्नाटा टूट चुका है और वहां घबराहट का माहौल बन गया है। 2 बड़ी घटनाओं ने वहां खलबली मचा दी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट और बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन त्रिशूल।
इन दोनों वजहों से मुनीर एंड कंपनी समेत पाक आतंकी संगठनों में भारी हलचल मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। देखिए, आज नापाक में हम बात करेंगे तालिबान की भी, और तालिबान की उस नई रणनीति की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में तहलका मचाकर रख दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ दो तरफा वार की तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ सरहद पर तनाव है, तो दूसरी तरफ तालिबान का ऐलान। तालिबान ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर में खलबली मच गई है। अफगानिस्तान ने वखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करने का ऐलान किया है, जिससे वो सीधे भारत से जुड़ पाएगा। इस ऐलान से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। कैसा झटका, रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान का ऐलान, घुटनों पर पाकिस्तान। तालिबान की धमकी से डरा मुल्ला मुनीर। वखान कॉरिडोर पर तालिबान का बड़ा ऐलान। तालिबान ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है दो तरफा दबाव। जहां एक ओर मुनीर का कड़ा जवाब तैयार है, वहीं तालिबान ने वाखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करने का ऐलान कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तालिबान के इस ऐलान ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वखान कॉरिडोर, जो अफगानिस्तान और चीन को जोड़ता है, अब सक्रिय होने जा रहा है। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए कई मायनों में चुनौती बन सकता है। अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हम जंग जीत गए। पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नाको चने चबवा दिए और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई जो चेक पोस्ट हैं उन पर ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां पर सब्ज हलाली परचम भी लहराया है। इवन अफगानिस्तान में कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। कहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के टैंक्स अफगानिस्तान की सड़कों पे चल रहे हैं। कहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के फौजियों को अफगान तालिबान ने पकड़ लिया है। कहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान फौज के जो यूनिफॉर्म है वो अफगान तालिबान के पास है और वो उन्हें सड़कों पर लेकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और फिर बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। इन सब चीजों पर आबिद भाई से बात करेंगे, कौन जंग जीता, कौन हारा, किसका ज्यादा नुकसान हुआ, किसका कम नुकसान हुआ। आबिद भाई की क्या ओपिनियन है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत से लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं कि जी वो उन्हें लगता है कि आबिद भाई जो बात करते हैं डायरेक्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के हवाले से जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उनके जो ऊपर? साहब, हम लोग जो है ना डायरेक्ट बात भी करते हैं, सीधी बात भी करते हैं और सच भी बोलते हैं और फैक्ट और फिगर के साथ बात करते हैं। हवाओं में नहीं छोड़ते। आपकी स्टडी कोई आम स्टडी नहीं है। प्रॉपर बात जो करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वही बात होगी। जहां मर्जी सर्च करें, दुनिया की कौन सी मर्जी जगह पे जाकर निकाल ले, वही बात निकलेगी। आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में पूछा। आप मुझसे भी थोड़ी देर पहले कैमरे से पीछे पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान और इंडिया की बड़ी यारी दोस्ती हो रही है। वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले मैं अमेरिका को बीच में लाना चाहूंगा। अमेरिका और इंडिया की दोस्ती रही, बहुत साल दोस्ती रही, बहुत अरसा दोस्ती रही। आपको इस चीज का आइडिया है। लेकिन अब देखें, चाहे वो जो बाइडन का दौर हो, चाहे जिसका मर्जी दौर हो, चाहे ओबामा का दौर हो, तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे तल्लकात रखे उन्होंने। क्यों तल्लकात रखे? कि चाइना के साथ अमेरिका की नहीं बनती थी। इसलिए वो इंडिया के साथ तल्लकात रखता था, इंडिया को उठाता था, इंडिया को पूरा प्रोटोकॉल देता था। इंडिया के वजीर आजम अगर अमेरिका चले भी जाए तो वो कहता था आई लव यू मोदी, या कोई भी हो, मतलब वो पूरा प्रोटोकॉल देता था उस चीज को लेके। किस वजह से देता था? कि चाइना हमेशा अमेरिका का दुश्मन रहा है। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको इंडिया पाकिस्तान को लेके। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी रही। आप जब से इंडिया पाकिस्तान बना हमेशा ये दुश्मन रहे, इन्होंने कई जंगें लड़ी। और चाइना जो है हमेशा इंडिया का दुश्मन रहा है, इस चीज का भी आपको पता है। और चाइना ने दोस्ती किसके साथ की? पाकिस्तान के साथ।
अच्छा, दोस्ती करने के बाद उसने पाकिस्तान को पूरे प्रोटोकॉल दिए, पूरी इज्जत दी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान को कर्जों से निकालने में बड़ी मदद की। आज हमारी इकोनॉमी में जो हमारे पर रिजर्व डॉलर पड़े हुए हैं ना, वो भी चाइना से उधार लेके हम लोगों ने रखे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से उधार लेके रखे हुए हैं, कुछ यूएई से हमने उधार लेके रखे हुए हैं। तो चाइना ने हमारी पूरी मदद की, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी सड़कों में, हमारी एजुकेशन में। इवन के आप जो कोई भी चीज यूज कर लें पाकिस्तान में, वो सारी चाइना की होगी। तो इसी तरह ही आप इंडिया और अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो देखें जो दुश्मन होता है ना हमेशा, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये पूरी दुनिया में है। कहीं भी आप चले जाए चीज को लेके, अफगानिस्तान और इंडिया किस लिए बन रही है कि अफगानिस्तान की हमारे साथ जंग चल रही है, बड़े अरसे से हमारी दुश्मनी चल रही है, तो इंडिया की उनके साथ दोस्ती हो रही है, और इंडिया उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है, प्रोटोकॉल से भी बड़ी चीजें उन्हें दे रहा है, उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, उन्हें हर किस्म की हमायत दे रहा है, उनकी क्रिकेट में सपोर्ट कर रहा है। इवन के अपनी कई ग्राउंड है उन्होंने अफगानिस्तान के नाम लगा दिए कि भाई समझिए कि आपकी ये होम ग्राउंड है। तो वो उनकी एजुकेशन में, उनकी बिजली में, ईच एंड एवरीथिंग उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है। ये हो गई पुरानी खबरें। अब आपको देते हैं नई खबर। हिंदुस्तान का मीडिया ये खबर चला रहा है, अफगानिस्तान का मीडिया ये खबर चला रहा है। अभी सर्च करें, आपके सामने आ जाएगा। हिंदुस्तान का मीडिया ये कह रहा है, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, वो ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान की पूरी मदद करेंगे, चाहे उसके डिफेंस में हो, चाहे फौजी मदद हो, चाहे इंजीनियर की मदद में हो, चाहे साइंसदानों की शक्ल में हो। अभी आपने रिसेंटली आज की खबर सुनी होगी कि अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर के रेंज का जो है ना मिसाइल तजर्बा किया है अफगानिस्तान ने। ये आज की खबर है, बड़ी छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपसे इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, या अफगानिस्तान कभी उसके पास इतना 400 किलोमीटर का जो है ना मिसाइल रेंज का मिसाइल वो कहां से बना सकता है? तो अब वो सोशल मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया के जो है ना साइंसदान इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और तो आपने पाकिस्तान की आवाम की बात भी सुनी और उनको कैसा लगता है, क्या कुछ उनके मन में आती है बातें, वो आपने उनकी ज़बान से भी सुना कि कैसे भारत और अफगानिस्तान साथ है। भारत अफगानिस्तान साथ है, लेकिन भारत कभी अफगानिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। भारत अफगानिस्तान की मदद करता है। इस तरीके से भारत अफगानिस्तान के हमेशा साथ रहा है और दुनिया के हर उस देश के साथ भारत रहा है जहां पर किसी को मदद चाहिए, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है वो भारत की हमेशा सबसे आगे रहती है। चलिए, नापाक में इतना ही, और जाते जाते आज का संदेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताते चलें। अंधेरों में भी उजालों का सफर मिल जाता है, जो चलने का हौसला रखे उसे रास्ता मिल ही जाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।